ठाकरे के खासम खास परिवहन मंत्री, उनके ऊपर 300 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगा है। यूं ही नहीं, इस सरकार को महावसूली सरकार कहा जाता है। तो कौन है अनिल परब? और अनिल परब ने लूट का बाजार क्या अपनाया हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैसे खेल रहे थे उद्धव ठाकरे के मंत्री? और उद्धव ठाकरे के मंत्री अनिल देशमुख से भी भारी निकले, अनिल देशमुख से भी बड़े असूलीबाज निकले। इतने बड़े असूलीबाज, अनिल देशमुख तो 100 करोड़ रुपए वसूल कर रहे थे। अनिल परब, नाम भी अनिल है, दोनों अनिल हैं, और अनिल परब पर 300 करोड़ की वसूली का एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। किसने दर्ज करवाया ये एफआईआर? कौन है इसके पीछे असली खिलाड़ी? कौन उद्धव ठाकरे की पूरी तरह से बाहें मरोड़ देना चाह रहा है? इस बात को समझना दिलचस्प है। शरद पवार कहां गायब हैं? आपको शरद पवार पिछले कुछ दिनों से दिखे क्या? जो भी हमारे मराठी साथी होंगे वो बताएंगे कि क्या महाराष्ट्र के अखबारों में शरद पवार का नाम कहीं छपता है क्या? शरद पवार अमित शाह से मिलने के बाद से कहां गायब हैं? क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे को तबाह कर देना चाहते हैं? क्या शरद पवार को ऐसा लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे ने उनकी मिट्टी पलीत कर दी है? उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने अपने पूरी राजनीतिक 5 दशक से ज्यादा समय के राजनीतिक करियर में सबसे बचकाना हरकत की। शरद पवार कहां गायब हैं? तो सबसे पहले महाराष्ट्र से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री हैं अनिल परब, और अनिल परब के बारे में कहा जाता है कि अनिल परब उद्धव ठाकरे के बेहद खासम खास हैं। अनिल परब इतने खासम खास हैं उद्धव ठाकरे के, तो फिर अनिल परब के ऊपर ये आरोप क्या है? अनिल परब, ये देखिए साहब, ये अनिल परब है, खासम खास हैं उद्धव ठाकरे के, बहुत बड़े उसूलीबाज साबित हुए। अनिल परब पे आरोप है, जरा चेहरा पहचान लीजिए साहब का, ये हैं अनिल परब। शिवसेना के हैं तो पूरा टिक्का उक्का भी किया, उस दौर के शिवसेना का फोटो होगा, हो सकता है इनका। आज तो बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल ने तो एक ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया है, कहा है कि आज यदि बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो संजय राउत के गाल पर थप्पड़ मारते। अब ये एक विवादास्पद बयान है, लेकिन चंद्रकांत पाटिल का यह बयान महाराष्ट्र में बवाल मचाए हुए है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि यह शिवसेना कांग्रेस की चापलूसी में मगन हो चुकी हुई है। तो कमाल की बात यह है कि उद्धव ठाकरे के जो सिपह सालार हैं संजय राउत, जिनने क्रेडिट जो लेते हैं उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है, उस संजय राउत ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर, भले ही सरकार ने जश्न नहीं बनाया हो, लेकिन सामना में उन्होंने लेख लिखा और कहा कि मोदी सरकार जो 7 साल का जश्न मना रही है, वो मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है ये, और ये नेहरू गांधी परिवार ने जो राह दिखाया इस देश को, उसी राह पर चल रहे हैं। अब सोचिए, जो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के खिलाफ इतना बोलते थे, और बोलते थे कि कांग्रेस के साथ जाने का मतलब, पता नहीं किन किन शब्दों का प्रयोग करते थे, उनके शब्द बड़े तीखे होते थे। तो चंद्रकांत पाटिल ने ये नहीं कहा कि संजय राउत को मारा क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो गाल में थप्पड़ मारते ऐसे लोगों को, जो कांग्रेस की तारीफ, यदि शिवसेना में रह के कोई कांग्रेस की तारीफ करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, अब उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री तक पहुंची जांच की आंच, अनिल परब पर करोड़ों की वसूली का आरोप, जांच शुरू। क्या ये सिंपल मामला है? गृह मंत्रालय किसके पास है? गृह मंत्रालय आज भी शरद पवार की पार्टी के पास है, और गृह मंत्री अनिल देशमुख के हटाए जाने के बाद भी शरद पवार की पार्टी के पास ही है। और शरद पवार की पार्टी के पास ही है तो शरद पवार की उसी गृह मंत्री के एक सिपाही ने, अब देखिए कि कौन अनिल परब के ऊपर आरोप कौन लगा रहा है। अनिल परब के ऊपर आरोप जो लगा रहा है वो एक सस्पेंडेड इंस्पेक्टर लगा रहा है। निलंबित इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया है कि वो 300 करोड़ रुपए वसूली करते थे, और नासिक के निलंबित इंस्पेक्टर ने जो शिकायत की, कमाल की बात यह है कि नासिक कमिश्नर ने इस मामले में अनिल परब के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। लेकिन है हिम्मत अनिल परब की कोई पॉलिटिकल बयान दे? महाराष्ट्र के रिपोर्टरों ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा है कि अनिल परब से एक रिक्वेस्ट किया गया, वो कैमरे के सामने
बताएं कि वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल परब ने कहा कि ये पूरा एक तरह से राजनीतिक मामला है, उनके ऊपर जो कुछ भी आरोप लगाया गया है वो पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन यही बात जब कहा गया कि अनिल बाबू आकर के कैमरे पर बोल दीजिए, तो अनिल परब की हैसियत नहीं रही। अब इस पूरी चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में वो हो रहा है कि इस विपदा ने, इस महाविपदा जो दुनिया पर आई हुई है, उसमें जो भारत में आई हुई है, उसमें भारत में ऐसे लुटेरे, ऐसे वसूलीबाजों के लिए एक तरह से वरदान बन गया है। महाराष्ट्र की पूरी सरकार किस तरह से वसूलीबाजी के धंधे में लिप्त है, उसका एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन फिर भी सरकार बची हुई है। ये सरकार अपने आप ये सोच रही कि किसी तरह से अमित शाह ने धक्का दे दें, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, क्योंकि ये सरकार एकदम से ऐसा लग रहा है कि घुन की तरह खत्म हो चुकी हुई है। अब इस चीज को देखिए कि जब से अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई हुई है, जब से अनिल देशमुख मंत्रिमंडल से हटाए गए हैं, शरद पवार पॉलिटिकली शांत हैं। शरद पवार एकदम से ऐसा लगता है कि केकई की तरह कोप भवन में चले गए। शरद पवार कहां है उस कोप भवन में? ये महाराष्ट्र के रिपोर्टरों को पता करना चाहिए कि शरद पवार किस कोप भवन में है। अमित शाह से मिलने के बाद, बंगाल चुनाव के दौरान ही अमित शाह से मिलने के बाद शरद पवार लगातार गायब हैं। इक्के दुक्के उनके एक्टिविटीज आया, ये सामने आया कि किसान आंदोलन में शरद पवार की पार्टी भी साथ दे रही है, लेकिन शरद पवार का कोई बयान नहीं आया, किसी ढंग से कुछ भी नहीं आया। तो कितने सेंटी हो चुके हुए, कितने परेशान है शरद पवार, कितना आघात उनको लगा हुआ है कि जिस सरकार को उन्होंने बनाया, जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उसने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दरअसल अनिल देशमुख के ऊपर जो वसूली का आरोप लगा, अनिल देशमुख के ऊपर जो एफआईआर और सीबीआई जांच कर रही है, अनिल देशमुख के घर में जो छापा मारी हुई है, वो सही मायने में ऐसा लगता है कि वो अनिल देशमुख के घर में नहीं, शरद पवार के छाती पर छापा मारी हुई है। और शरद पवार इससे इतने आघात हैं, शरद पवार इससे इतने पीड़ा में हैं कि उन्हें लग रहा है कि उनका पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद। अनिल देशमुख को किसी ढंग से यदि सजा होती है, उनके ऊपर चार्जशीट होता है, अनिल देशमुख के ऊपर यह आरोप साबित होता है, तो शरद पवार का पूरा पॉलिटिकल करियर जाते जाते एकदम से खत्म होने के कगार पे है। अब आप देखिए कि किस तरह से इस मामले में साफ लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये सीधे तौर पे शिकायती पत्र में वर्धा में तैनात डिप्टी आरटीओ बजरंग खरमाटे ने वसूली रैकेट का मास्टरमाइंड बताया है अनिल परब को, और कहा है कि अनिल परब मास्टरमाइंड है। कौन है अनिल परब? अनिल परब के बारे में बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का सबसे खासम खास सैनिक। पाटिल के मुताबिक शिकायत करने वाला जो है, पाटिल के मुताबिक परब के इशारे पर खरमाटे परिवहन आयुक्त के एक साथ मिलकर इस पूरे रैकेट को चलाता था, और उसमें BS4 कारों की रजिस्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद कई लग्जरी कारों की रजिस्ट्री बैक डेट से किए जाने का आरोप लगाया गया। शिकायती पत्र देने वाले पाटिल को इसी साल जनवरी में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया है। अब इस्तेमाल कहां हो रहा है सो देखिए। अब पाटिल ने परिवहन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब दिलचस्प जरा देखिए, दरअसल इस बात पर समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 2020 में एक आदेश दिया था और कहा था BS4 जो लग्जरी कार है उसकी रजिस्ट्री 2020 से बंद कर दी गई है। 31 मार्च 2020 से BS4 कारों की रजिस्ट्री बंद कर दी गई। लेकिन इंस्पेक्टर आरोप लगाते हैं कि इसके बावजूद राज्य के परिवहन मंत्री ने आदेश जारी किया था कि बैक डेट से वसूली करो और सब पैसे वालों को इसकी रजिस्ट्री दे दो। ऐसी बात मतलब सुप्रीम, कितना बड़ा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से मानहानि किया गया। और ये आरोप अब सामने आ रहा है कि अविनाश ठाकरे के ऊपर, जो कमिश्नर भी रहे, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे, अविनाश ठाकरे और अनिल परब जो है वो मिनिस्टर है, परिवहन मंत्री हैं, और अविनाश ठाकरे, इन दोनों ने मिलकर के 300 करोड़ की वसूली की। ये आरोप लगाया जा रहा है, इसके ऊपर एक ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर आरोप लगा रहा है, और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर जो निलंबित हो चुका हुआ है, ये ऑलरेडी निलंबित हो चुका हुआ है। और इसके आरोप के मायने को आप समझिए, इसमें संदेह पूरी तरह से कहीं ना कहीं गुंजाइश बनती है कि सोचिए जिसकी सरकार हो, ये कितना कितना असंभव सा चीज है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब अनिल परब ने कहा है कि कमाल की बात है, देखिए अपनी ही सरकार का की जो पुलिस है, अब दिल्ली में केजरीवाल नौटंकी करता है, रेगुलर नौटंकी केजरीवाल का होता है
कि दिल्ली पुलिस मेरी नहीं है जी, परेशान कर रही है जी, मगर मुंबई पुलिस जो है वो किसके अंदर में है? उद्धव ठाकरे के अंदर में। और उद्धव ठाकरे के मंत्री हैं, खासम खास हैं अनिल परब। अनिल परब के ऊपर जब एफआईआर नासिक पुलिस ने दर्ज किया तो अनिल परब की दलील जो है वो दिलचस्प है, आप कल्पना नहीं कर सकते, इस तरह की दलील आपको कभी सुनाई नहीं देगा। अनिल परब ने कहा कि स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच हो। आप सोचिए, अपनी पुलिस, मतलब राज्य के पुलिस स्वतंत्र जांच एजेंसी क्या होगा भाई? सीबीआई। आमतौर पे तुम कहते हो कि सीबीआई केंद्र की जांच एजेंसी है, लेकिन यहां कह रही है कि पुलिस, यही पुलिस जांच कर रही है। अनिल परब का कहना है कि महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले की जांच करेगी तो कैसे निष्कर्ष निकलेगा? मतलब अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं। इसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के जो मंत्री हैं उसके ऊपर उद्धव ठाकरे को अपने ही गृह मंत्री पर आरोप पर भरोसा नहीं। आप सोच लीजिए ये कैसा कैसा मामला है ये, कि उद्धव ठाकरे को अपने ही गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है। उद्धव ठाकरे को यह लगता है कि उनका गृह मंत्री उन्हें फंसा रहा है, और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे के जो मंत्री अनिल परब हैं, अनिल परब कह रहे हैं कि पुलिस इसकी जांच कैसे करेगी। सोचिए, महाराष्ट्र का परिवहन मंत्री अपनी पुलिस के लिए कह रहा है कि उसके खिलाफ जो आरोप लगी है उसकी जांच महाराष्ट्र की पुलिस कैसे कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र का ही इंस्पेक्टर आरोप लगा रहा है और पुलिस के बारे में ही है, मतलब पुलिस ही जांच करेगी। परिवहन मंत्री अपने ही गृह मंत्रालय पे आरोप लगा रहा है। सोचिए कि मामला कहां जा रहा है। परिवहन मंत्री अपने ही गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है, अपनी पुलिस पे आरोप लगा रहा है कि वो जांच कैसे कर सकती है। तो क्या बदले के भाव से, उद्धव ठाकरे के साथ बदले के भाव से शरद पवार हाल हाल में हैं कि परमवीर सिंह को जेल जाना होगा? क्या शरद पवार इस दांव में हैं कि हर हाल में उद्धव ठाकरे के एक एक मंत्री को अंदर भेजा जाएगा? अनिल देशमुख से बदला लेने के लिए क्या कुछ हो रहा है? और इस दांव में शरद पवार ने एकदम से गुप्ती लगा दिया है। एक खबर पिछले दिनों आई थी कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बुलाया और उद्धव ठाकरे शरद पवार के दरबार में हाजिर नहीं हुए। इनफैक्ट खबर ये आई, वहां के एक लोकल मराठी अखबार ने खबर ये किया कि उद्धव ठाकरे अब फोन ही नहीं उठाते शरद पवार के। ये वहां के एक लोकल मराठी अखबार ने खबर की। अब इस बात से समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। इस विपदा के काल में आज 1 महीने बाद उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आए। अब उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल की तरह 600 करोड़ मुंह पे तो मार नहीं रहे, तो मीडिया दिखाता नहीं, तो बेचारा 1 महीने बाद भी कैमरे पे आए तो किसी नेशनल मीडिया ने दिखाया नहीं। अब केजरीवाल तो हवा भी छोड़ते हैं तो पूरा जैसा लगता है कि केरल के अखबारों में छपता है वो। कुमार विश्वास तो इसी ढंग की बातें करते हैं कि केरल के अखबारों में भी छपता है केजरी के बारे में। एक शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री है, एक नगर पालिका जैसे राज्य का मुख्यमंत्री है, और उसकी खबर केरल तक छपती है। लेकिन 1 महीने बाद एकमात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे ने किया, देश के सबसे संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री, जिसके पास देश की आर्थिक राजधानी है, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और देश को पता ही नहीं चला। रविवार का दिन था, आज तो खबरों का अकाल था, फिर भी किसी ढंग से कोई खबर चली नहीं उद्धव ठाकरे को लेकर के। उद्धव की पीड़ा इस बात को लेकर के कि सरकार बचेगी कैसे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता की पीड़ा अपने आप में अलग है। ये महाराष्ट्र की जनता की पीड़ा है कि कैसी महावसूली सरकार है कि आप कल्पना कीजिए, इसका गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए प्रति माह वसूलता है, इसका परिवहन मंत्री अपने ढंग से वसूली में लगा हुआ है, और इस सरकार चल रही है। इस सरकार को कितने दिनों तक चलना चाहिए? क्या इस सरकार फायदा उठा रही है? क्या इस सरकार लगता है कि आज नहीं तो कल जाना है तो जितना लूट हो सके लूट लगा दो? क्या बॉम्बे की स्थिति एकदम कोलकाता से बदतर होनी है? क्या जिस तरह से वामपंथियों ने कोलकाता को नोच नोच कर खा लिया, कोलकाता को गिद्धों की तरह जिस तरह से वामपंथियों ने नोच करके खा लिया, जिस कोलकाता को लोग देखने के लिए जाया करते थे कि देश की सब पूर्व कैपिटल है, दिल्ली से पहले राजधानी हुआ करती थी, सब कुछ कोलकाता से शुरू हुआ, अंग्रेज वहीं आए, उसी शहर को सबसे पहले ढंग से बसाया गया, लेकिन आज उस शहर की स्थिति ऐसी आ गई जो एकदम से बदरंग तस्वीर हो चुकी है। तो क्या धीरे धीरे जब बॉलीवुड छिन जाएगा उसके साथ, जब महाराष्ट्र का जो है इससे जब कोरोना काल के बाद जब महाराष्ट्र के पास से उसका बॉलीवुड छिन जाएगा, जब नोएडा में इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और माना जा रहा है कि बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से रिकवर कर रहा है, भले खलियर खैराती लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगे हुए हैं,
लेकिन सामने आज फिर तस्वीर आई है कि सबसे तेजी से रिकवरी उत्तर प्रदेश में हो रहा, और उत्तर प्रदेश में रिकवरी हुआ, उसके बाद फिर योगी दूसरे दांव में लग जाएंगे। 2022 में चुनाव से पहले उनकी प्लानिंग है कि नोएडा में फिल्म सिटी बन जाए। चुनाव से पहले उनकी प्लानिंग है कि फिल्म सिटी का खाका जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका हुआ है और महाराष्ट्र से, बॉम्बे से इसकी जमीन खींच ली जाए। तो फिर बॉम्बे के पास बचेगा क्या? और सही मायने में लुटेरों के पास तो बचना ही नहीं चाहिए। जहां महाघारी महावसूली सरकार है वहां पर क्यों बचनी चाहिए? ये आलम ये हो चुका हुआ है कि इस लूट में शरद पवार चाह रहे हैं कि जल्दी से अमित शाह धक्का मार दें और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। इसीलिए शरद पवार की गुप्ती लगी हुई है। महाराष्ट्र की स्थिति इसी तरह से है। तीनों पार्टी को लग रहा है कि सरकार जाने से पहले जितना लूट हो सके वो लूटा जा सके। कमाल की बात यह है कि राजनीतिक दलों पे आरोप विपक्ष लगाता है, लेकिन इनकी स्थिति यह है कि आपस में ही ये मर खपने के लिए तैयार है। और जो अनिल परब के ऊपर जो आरोप लगाया है, इनके इस्तीफे की जो मांग की है, वो उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने किया है। दूसरी पार्टी ने, भाजपा ने अभी तक मांग नहीं की है, राज ठाकरे ने मांग की है। और इंटरेस्टिंग इस चीज को समझिए कि अनिल परब ने मुंबई पुलिस पर ही एक तरह से अविश्वास व्यक्त किया है कि यही जांच कैसे करेगी। सोचिए मुंबई बॉम्बे की स्थिति क्या है। ऐसे कंडीशन में इस सरकार का बने रहने का कितना वर्चस्व जरूर गैर वाजिब है। तो सही मायने में यह है कि इस कोरोना काल का ये सब फायदा उठा रहे हैं, इस विपदा में फायदा उठा रहे हैं कि यदि सरकार गिरा दिया जाएगा तो एकदम से बैक बाउंस करके आरोप लगा सकें और अदालत जा सकें। महाराष्ट्र को पूरी तरह से नोचने की तैयारी में है ये। और जब से सरकार वसूली की सरकार बनी है, वसूली करने के अलावा कोई चरित्र इनका रहा नहीं। अब वो सब कुछ सामने आया है, लेकिन फिर इस सवाल के साथ यहीं छोड़े जाता हूं और ममता बनर्जी पर आता हूं कि सोचिए इस वसूली सरकार का जो मुख्य कर्ता धर्ता है, जो खुद को चाणक्य समझ रहा था, वो उद्धव, वो शरद पवार कहां गुप्ती मारे हुए। किस केस से बचने के लिए बुढ़ापे में शरद पवार शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन अनिल देशमुख के ऊपर लगा गंभीर आरोप ने उनकी बेचैनी बढ़ाई हुई है। और यही महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी मंत्री को इस पेंच में लिया गया है। कौन लिया, आप बेहतर समझ सकते हैं।